हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एफएम के कुछ एमसीक्यूज़ पे है। हमने लास्ट क्लास में भी एफएम के ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे और उसके पहले हमने ऑलरेडी 4 पार्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हुए हैं। तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और बेसिकली हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसी प्लेलिस्ट की हेल्प से आप सारे क्लासेस कवर कर सकते हो। चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलोंग विद इक्विटी शेयर, इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज, नो। फाइनेंशियल लीवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड व्हेन अ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज टेकन। अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मतलब कि हम डेट रखें, इक्विटी रखें, या उनका कितना मिक्स रखें, कितना प्रेफरेंस शेयर रखें, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मैटर करता है, डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल भी मैटर करता है और फ्लोटेशन कॉस्ट भी मैटर करता है। ये सभी मैटर करते हैं और इसी के बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी दैट लीड्स टू द मैक्सिमाइज और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी, हम मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करते हैं। कब? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में। द वैल्यू ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। किससे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। नेक्स्ट, अ कंपनी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ गियरिंग, पॉलिसी ऑफ गियर ड्यूरिंग डिफ्लेशन और डिप्रेशन पीरियड। तो कौन सा गियर वो यूज़ करते हैं? लो गियर। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन या डिप्रेशन चल रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ अ रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग? इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट यूजेस द अर्निंग्स ऑफ अ प्रोजेक्ट अप टू द पे बैक पीरियड ओनली। तो डिसएडवांटेज कौन सा नहीं है? वो अर्निंग यूज करता है, तो ये एडवांटेज है। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ प्रोजेक्ट हैविंग अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ डैश इज एक्सेप्टेड। अब देखो, अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 के बराबर है तब लोएस्ट एक्सेप्टेबल मेजर माना जाता है इसको, ठीक है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तब इसको एक्सेप्टेबल माना जाता है, तब माना जाता है कि हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ डेट हुज रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज और द प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रेट डेट, वेरिएबल रेट डेट, फिक्स्ड रेट डेट नहीं बोलते। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अर्निंग यील्ड मेथड, ये तब अप्लाइड होता है ना जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा, तभी तो हम लोग अर्निंग यील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा बी। Next, dash is a rate of return that the company must earn on the net funds raised in order to satisfy the equity shareholders' demand for return. Cost of external equity. Next, क्वेश्चन नंबर 62 देखो, इसमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ सिंपली फॉर्मूला जो है वो याद रखना, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 100 तो रहेगा ही। सिंपल देखो, हमारे पास जो 5 साल का यहाँ पे प्रॉफिट दिया है आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, वो ये दिया है। इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 2,40,000। अब क्योंकि हमें इसका एवरेज निकालना है तो 5 साल का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 5 कर देना, तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा 48,000। बस, तो फॉर्मूले पे हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज एनुअल प्रॉफिट हमारा कितना है 48,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 20,000, तो ये हो जाएगा 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट करने पे आएगा 10%, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? क्वांटिटेटिव पूछा है, क्वालिटेटिव नहीं। क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैपिटलाइजेशन होगा, एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पूछा है तो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द अजम्पशन ऑफ नेट इनकम अप्रोच? कॉस्ट ऑफ डेट लेस होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कोई टैक्स नहीं होगा और रिस्क परसेप्शन इन्वेस्टर का चेंज नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा डी, कि ये सारे ही अजम्पशंस हैं। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी डिक्रीजेज अप टू अ सर्टेन पॉइंट, फिर कांस्टेंट रहता है और फिर इंक्रीज होता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी टू आइडेंटिकल फर्म्स इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव डिफरेंट मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस?
नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल थ्योरी, करेक्ट आंसर होगा MM अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में कॉस्ट ऑफ टर्म लोन निकालना है, मतलब KT निकालना है। बहुत ही सिंपली निकल जाएगा। हम ये मानेंगे कि 100 रुपीज़ की पार वैल्यू है तो 15% अगर इंटरेस्ट है 1 माइनस 0.40 डिवाइडेड बाय 100, इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आएगा 9%। नेक्स्ट एजेंसी कॉस्ट अराइजेस। एजेंसी कॉस्ट किसकी वजह से अराइज होती है वो देखने के पहले समझो कि एजेंसी कॉस्ट होता क्या है। ये बेसिकली प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप से एसोसिएटेड होती है। ऑप्शन देखते हैं, कॉस्ट ओवररन इन इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, फेलियर ऑफ बजट कॉस्ट, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द सप्लायर ऑफ डेट कैपिटल। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एनपीवी? अब एनपीवी क्या है? एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ओवर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अंडर एनपीवी मेथड कैश फ्लोज आर assured टू बी री इन्वेस्टेड एट। एनपीवी मेथड में कैश फ्लो को हम किस पे री इन्वेस्ट करते हैं? डिस्काउंट रेट पे। द पे बैक पीरियड शोज, पे बैक पीरियड क्या शो करता है? रिकवरी पीरियड ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आउटले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैश इनफ्लो, नन ऑफ द अबव। पे बैक पीरियड तो ये शो करता है ना कि जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम में हम रिकवर कर पाएंगे। कैपिटल रैशनिंग इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कम्पीट फॉर लिमिटेड फंड्स। फंड कम है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तो वहाँ पे फिर हम कैपिटल रैशनिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 में कैपम अप्लाई करना है और कैपम क्या है? रिस्क फ्री रिटर्न दैट इज 8% प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF। और ये सब हमने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखे तो ज़रूर से कवर कर लेना। करेक्ट आंसर होगा B 14%। नेक्स्ट, नेट सैल्वेज वैल्यू फॉर फिक्स्ड एसेट। नेट सैल्वेज वैल्यू क्या होता है ये याद रखना कि जो सैल्वेज वैल्यू होती है मतलब स्क्रैप वैल्यू होती है फिक्स्ड एसेट्स की, उसमें से हमने जितना भी इनकम टैक्स पेबल है उसको माइनस करते हैं ऑन द एक्सेस ऑफ सैल्वेज वैल्यू ओवर बुक वैल्यू। नेक्स्ट, द डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस रेट को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट, Dash company can increase its value and reduce the overall cost of capital by increasing the proportion of debt in its capital structure according to net income approach method। नेट इनकम अप्रोच किसने सजेस्ट किया था? अभी हमने बताया था डेविड ड्यूरेंट ने, तो करेक्ट आंसर होगा बी। टू जज द कंपैरेटिव रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट हैविंग सेम कॉस्ट एंड सेम एनपीवी विच मेथड इज यूज्ड। कौन सा मेथड यूज्ड होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, क्योंकि यहाँ देखो कॉस्ट सेम है, एनपीवी सेम है। और लास्ट क्लास में बताया भी था कि अगर सेम कॉस्ट और डिफरेंट एनपीवी होता तब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड होता। नेक्स्ट, while evaluating capital investment proposals the time value of money is considered in case of। time value of money हम कहाँ कंसिडर करते हैं? एनपीवी मेथड में। नेक्स्ट, depreciation is included in cost in case of payback method, एनपीवी, accounting rate of return। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which of the following is the assumption of net income approach? कॉस्ट ऑफ डेट, अभी ऊपर ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि ये सारे के सारे ही अजम्पशन है नेट इनकम अप्रोच के। कैपिटल गियरिंग रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेट। अ कंपनी शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ डैश गियर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और बूम। अगर डिफ्लेशन में लो गियर है तो इन्फ्लेशन में हाई गियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड व्हेन अ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज टेकन? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिल्यूशन कंट्रोल, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सब कंसिडर करते हैं। जब हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेना होता है तो हम ये सब कंसिडर करते हैं कि हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस? इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, डिबेंचर कैपिटल है, बट कमर्शियल पेपर ये शॉर्ट टर्म है। अक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज वन। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इन विच ऑल द अनपेड डिविडेंड्स आर कैरीड फॉरवर्ड एंड पेबल। Which of the following is a determinant of working capital of a firm? डेप्रिसिएशन पॉलिसी है, टैक्स पेबल है, प्रोडक्शन पॉलिसी, ये सब कंसिडर करते हैं। अंडर ट्रेडिंग मीन्स, अंडर ट्रेडिंग का मतलब होता है हैविंग लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाई टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल, सेल्स आर लेस कंपेयर टू असेट्स एम्प्लॉयड, कि जितना असेट आपने डाला है उससे कम आपकी सेल्स है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। Which of the following was set up based on the recommendation of Wagle Committee? करेक्ट आंसर होगा सी, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, शेल्फ स्टॉक का क्या मतलब होता है? आइटम्स दैट आर स्टोर्ड बाय द फर्म एंड सोल्ड विथ लिटिल और नो मॉडिफिकेशन, कि एज इट इज आप उसको सोल्ड आउट कर देते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ EOQ मॉडल? देखो, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज अ फिक्स प्रोपोर्शन, ये तो अजम्पशन है। डिमांड इज इवन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि हम लोग एनुअल अजम्पशन लेते हैं। एंड यूसेज ऑफ 1 ईयर कैन बी एंटिसिपेटेड, बट
ऑप्शन डी जहाँ पे लिखा है कि कॉस्ट पर ऑर्डर प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना साइज ऑफ ऑर्डर होगा, जितना ईओक्यू होगा, क्या उतना ही हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होगा? नहीं, करेक्ट आंसर होगा डी, की एजम्पशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्रीज? मटेरियल कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, बट कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट ये नहीं है। करेक्ट आंसर होगा डी। व्हेन अ कंपनी लिबरलाइजेज इट्स कैश डिस्काउंट पॉलिसी, तो उस केस में क्या होता है ना कि वो कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट भी इंक्रीज कर ले जाते हैं, कलेक्शन पीरियड भी, एंड डिस्काउंट पीरियड को और इंक्रीज कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which of the following is not associated with cash management of a firm? Stretching accounts payable without affecting the credit of the firm, speedy collection of receivables, investing surplus fund in long term investment। क्या कह रहा है कि कैश मैनेजमेंट से क्या नहीं रिलेटेड है? अकाउंट पेबल होगा, कलेक्शन होगा, लिक्विडिटी होगा, बट इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड, कहीं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में अगर हम सरप्लस फंड इन्वेस्ट करें तो ये कैश मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश? ट्रांजैक्शन पर्पस होता है, प्रिकॉशन पर्पस होता है, बट एक्सटेंडिंग लोन टू ग्रुप कंपनीज ये कभी भी पर्पस नहीं होता है। कैश मैनेजमेंट डज नॉट कॉल फॉर, कैश मैनेजमेंट हम कब नहीं बुला सकते? जब हमें डेटर्स के पीरियड को लेन देन करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर? मोबिलाइजिंग ऑफ फंड्स है, मैनिपुलेट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी, नो ये उनका काम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट? कॉल मार्केट है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, बट स्टॉक मार्केट नहीं है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। करेक्ट आंसर होगा डी, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर्स बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये ओवरऑल नेक्स्ट 50 MCQ से रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट मानना और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग कुछ और रेलेवेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।